हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके अलावा हमारे साथ मेरे जनरल ए.के. सिवाच हैं। सिवाच साहब, बहुत स्वागत आपका। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा नाथ जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमेरिका से, यूएसए से हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। और ब्रिजभूषण किशोर जी हमारे साथ बहरीन से हैं। वो आपको बताएंगे इस वक्त तमाम इन गल्फ कंट्रीज के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। ब्रिजभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन पहले देवेंद्र, इस मीटिंग के सिलसिले में आप एक अपडेट आप अगर दे दें, हमारे क्या मुद्दे हैं, क्या कंसर्न्स हैं इस वक्त? सबसे ज्यादा भारत को जो है भारत की सोच किन मुद्दों को लेकर है? सौरभ, 4-5 पहलू ऐसे हैं जिसपे इस सीसीएस की बैठक में बातचीत होगी। सबसे पहला और बड़ा पहलू तो ये कि पूरे खाड़ी देशों में जो भारतीय वहाँ पे हैं, मौजूदा हालात को लेके उनके ऊपर किस प्रकार का असर पड़ सकता है, और उन कंडीशन में हमें अगर उनको वहाँ से निकालना है तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और उन सारी चीज़ों को लेकर एक विस्तार से बातचीत होगी। इसमें विदेश मंत्रालय भी बहुत विस्तार से बताएगा कि बाकी देशों में किस प्रकार का सिचुएशन है, कैसे वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। और दूसरी चीज़ देखें कि इंटरनेशनल सिचुएशन में इस प्रकार के क्राइसिस का होना और उसमें भारत की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, इस युद्ध का भारत पे कैसा असर पड़ सकता है, भारत उसको किस रूप में हैंडल करे, कैसे अपनी पोजीशनिंग करे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक टाइट्रोप है ये जो क्राइसिस है। भारत एक तरफ इजराइल के साथ भी उसी रूप में दोस्ती रखता है, अभी पीएम मोदी वहाँ से लौट के आए, ईरान के साथ भी उसकी अच्छी मित्रता है। तो उस कंडीशन में भारत की एक कोशिश ये रहेगी कि इस डिप्लोमेटिक टाइट्रोप पे अपनी पोजीशनिंग ठीक तरीके से कर पाए। तीसरी चीज़ की जो युद्ध का असर पड़ने वाला है, जैसे एनर्जी के हिसाब से आप देखें तो गल्फ कंट्रीज़ और में तकरीबन 40 से 50% अभी भी हम वहाँ से अपने ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ईरान से भले ही हम नहीं लेते हैं, अमेरिकी सैंक्शन के चलते लगभग 0 के आसपास होगा, बट बाकी देशों से तो ले रहे हैं और ये पूरे रीजन को प्रभावित कर रहा है। तो उसका असर किस प्रकार से हमारे यहाँ हो सकता है, कुल मिलाकर ओवरऑल पिक्चर के तहत सीसीएस में बैठक की जाएगी और उसमें सारे वो फैसले लिए जाएंगे जो कि भारत के इंटरेस्ट को मदद कर सके, और तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जैसे अभी तो अब से थोड़ी देर पहले वक्त भी मैं आपको बता देता हूं, 7 बजे अभी शाम को, मतलब अब से 3 घंटा पहले यूएई की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया और उन्होंने बताया कि 2 दिनों में यूएई की एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्सेज ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल, 541 ईरानियन ड्रोन्स का सामना किया है। मतलब इतना बड़ा हमला यूएई के ऊपर ईरान ने किया है, दबाव बनाने के लिए ऑब्वियसली अमेरिका और इजराइल के ऊपर। लेकिन फिर वो बताते हैं कि इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ज्यादातर जो इंजरीज हुई हैं, 58 इंजरीज जो हुई हैं, उसमें अमीराती, इजिप्शियन, इथियोपियन, फिलीपींस के, पाकिस्तान के, ईरान के, भारत का भी नाम लिया, इंडियन शख्स भी जो हैं उसके अंदर घायल हुए हैं। और इस पर यूएई में भारत की एम्बेसी का भी रिप्लाई आया है कि भारत का दूतावास यूएई में वो भारतीय व्यक्ति को जो चोटिल हुए हैं उसकी जानकारी है और वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज के साथ संपर्क में भी हैं। वो व्यक्ति जो हैं वो खतरे के बाहर हैं और सारी मदद उन तक जो है पहुंचाई जा रही है। तो ये एक चिंता है जिसका जिक्र अभी देवेंद्र कर रहे थे। दूसरा, जो आपने पोजिशनिंग की बात की या हमारा रुख क्या हो इस क्राइसिस को लेकर के, अब भारत में आप देखें हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसी बहाने चल रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कह रही है कि क्यों अभी तक कंडेम नहीं किया है भारत सरकार ने आयतुल्लाह अली खamenei के मारे जाने को। उन्होंने कहा कि भारत ने करोड़ों लोग जो हैं वो आहत हैं इस उन पर हुए इस हमले से, खamenei के मारे जाने से, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई रुख नहीं लिया। और ये ठीक बात भी, भारत ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट भी अभी तक जारी नहीं किया है। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, आपको क्या लगता है भारत का रुख क्या होगा? अभी तो प्रधानमंत्री इजराइल से लौटते ही हमला हुआ। देखिए, भारत जैसे देश के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये डिलेमा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वेस्ट एशिया को लेकर, इजराइल को लेकर के, वो हमेशा ही रही है कि यहाँ पर डायलॉग से, डिप्लोमेसी से रास्ता निकलने चाहिए। मुझे लगता है इसी पर भी हमारा एक वो आएगा, नोट आएगा मीटिंग के बाद। आज भी हम यही कह रहे, पहले भी कहते हैं कि वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना वेस्ट एशिया ईरान महत्वपूर्ण, तो इससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण इजराइल है। इन दोनों सिचुएशंस में भारत की पोजीशनिंग को लेकर के जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि डायलॉग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल पर आना ही होगा और कोई दूसरा चारा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। हमने बताया, आपने भी बता रहे थे कि हमारा जो डायस्पोरा बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट में इंडिया का, और वो रिमिटेंस भारत को देता है। तो
एनर्जी को आप छोड़ दीजिए, आप डायस्पोरा को पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो भी बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक कंसर्न पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि इंडिया का प्रयास यही होगा कि ये जो टेंशन को डिस्केलेट कैसे हो, आगे ना बढ़े, और जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट के अदर कंट्री में, आपने यूए का जिक्र किया है, तो यूए एक ऐसा कंट्री रहा है जो अपने आप को, आप समझ लीजिए कि जैसे ईयू कंट्री होते हैं अमेरिका की जिम्मेदारी पर टिके होते हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, ये वही हुआ कुछ ऐसे। ये कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ ऐसा ईरान अटैक करेगा, लेकिन ईरान का मानना यह है कि जितने कंट्री जहां जहां एयर बेसिस है, इन पर हमेशा ये कंट्री ने अमेरिका को पनाह दिया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सिनेरियो ये देखा जाए तो मैं यही मानता हूं कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये चाहेगा कि यहां पर टेंशन जो है डिस्केलेट हो, क्योंकि भारत का हित डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा, मैंने कहा एक डायस्पोरा। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब ये तो मीटिंग के बाद पता लगेगा कि भारत की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, क्या स्टेटमेंट इशू होती है। दूसरी बात जो देवेंद्र कह रहे थे, हमारा एक कंसर्न है इस हिस्से से हम शायद अपना 40-50% क्रूड ऑयल जो है वो आयात करते हैं इन्हीं तमाम देशों से जो इस वक्त युद्ध में उलझे हुए हैं। हमारे लिए चिंता है अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, तो वो हमें परेशान करेगा। इसी हवाले से ट्रंप का भी मैं बताता हूं, अभी आपको जो स्टेटमेंट आया है, ट्रंप ने जो अभी बातचीत में कहा है, उन्होंने कहा मुझे परवाह नहीं है तेल के दामों की, मैं नहीं सोचता इतना। उन्होंने कहा मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। तो ऑयल प्राइसेस, ट्रंप कह रहे हैं ये मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन भारत का कंसर्न तो है। तो हमें तो अगर वहां से आयात जो है वो अगर कम हो जाता है या तेल आना मुश्किल होता है या दाम बढ़ जाते हैं, तो हमें तो और जगह तलाशनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर सौरभ, और इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो कि अगर वो एरिया प्रभावित होता है तो भारत जो लेता है वो तो लेता है, उसका असर पड़ना ही पड़ना है। बाकी दुनिया के दूसरे देश भी जो लेते हैं, अगर उन पे असर पड़ा तो फिर तेल की स्कार्सिटी होगी और वहाँ पे कीमतें वैसे भी रॉकेट की तरफ भागेंगी, जिसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 130 to 150 तक जा सकता है डॉलर के हिसाब से। तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि महंगाई का फिर कितना चौतरफा असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो फिर उसका चौतरफा असर होता है, आपकी खाद्यान्न की चीज़ें बढ़ेंगी और बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो वो एक बड़ा कंसर्न रहेगा कि आपकी इकॉनमी पे कैसे असर ना पड़े, आपके लोगों को कैसे ज़्यादा कीमतें ना चुकानी पड़ी, कैसे उन पर बुरा असर ना पड़े। तो भारत के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत कंसर्न का ये मसला है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुके, और उसमें भारत की जो भूमिका है, भारत जिस प्रकार की भूमिका निभा सकता है पर्दे के पीछे या डिप्लोमेटिक चैनल के मार्फत, वो तो लगातार कर ही रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे ये युद्ध अगर लंबा खींचा तो उसका हमारी इकॉनमी पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि अपने उनके एजेंडे दूसरे सारे हैं, तो वो इस बात की परवाह अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत तो निश्चित तौर पर उस बात की परवाह कर रहा है। सर, एक अपडेट और दे देता हूं। अभी खबर आई थी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। तो भारत भी लगातार इन देशों के संपर्क में है। मेरे जनरल सिवाज, पहले साहब मैं भारत के कंसर्न्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये सीसीएस की मीटिंग जो है अब शुरू हो जानी चाहिए, हो सकता है इस वक्त मीटिंग चल रही हो। तो क्या लगता है आपको, भारत किन किन विषयों पर नजर रख रहा है अभी? हाँ बिल्कुल, देखो सौरभ, 3-4 चीजें हैं जिसमें भारत नजर रखा हुआ है। एक तो ये सच्चाई है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसका इफेक्ट हर तरफ पड़ेगा, और सबसे ज्यादा अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो बंद करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं ईरान। और वो उसकी कुछ न कुछ अभी सिग्नेचर भी मिल रहे हैं कि वो अगर बंद कर देता है तो फिर ऑयल के रेट तो 120-130 डॉलर पर बैरल, तो उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा। ये तो हमें ध्यान देना ही है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम काफी हद तक 30-40% अपना ऑयल रशिया से भी लेते थे, मगर अभी प्रेशर आने के बाद जब टैरिफ की बात आई तो उसको भी हमने कम कर दिया और हम अपना गल्फ से ज्यादा ले लेते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाँ, ये में तो कोई शक नहीं कि हमारे जो 90 से 95 लाख के करीब लोग काम कर रहे हैं गल्फ के अंदर। और अब अगर सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक होती है, क्योंकि हो क्या रहा है, ईरान बड़े टैक्टिकली उन देशों पे हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है। और ये गल्फ कंट्री में अगर आप देखें, दुबई वगैरह में, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, करीब करीब $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की वहां पर, गूगल और आप माइक्रोसॉफ्ट, उन कंपनियों के ऑफिस में। तो अब होगा क्या कि जो हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं, अगर उनको वापिस आना पड़ता है तो रेमिटेंस जो देते हैं 10 लाख करोड़ एक साल में, तो उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ये भी हमें देखना पड़ेगा। तीसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो। अगर नहीं होती तो जो चाबार पोर्ट है जो हमने बनाया हुआ है, जिसको हम ऑपरेट करते हैं, वो कनेक्ट करता है सेंट्रल एशियन स्टेट को
फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अफगानिस्तान को बाईपासिंग पाकिस्तान। ये हमने पिछली बार भी अमेरिका से छूट ली थी, इसमें 26 अप्रैल 2026 तक इसमें अभी भी सैंक्शन से छूट मिली हुई है, और जी अमेरिका जी इससे छूट दे सकता, तो इसका भी एक प्रॉब्लम पड़ेगा। ठीक है सर। चौथा जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी नाजुक है, कि हमारे को इजराइल से भी बहुत ज्यादा दोस्ती है और ईरान से भी हमारे को दोस्ती है, क्योंकि ईरान से हमें चाबार पोर्ट का है, कल को हम ऑयल भी ले सकते हैं, और ईरान एक महत्वपूर्ण देश है एज ए शिया नेशन। तो हम चाहते हैं कि हम इन दोनों से दोस्ती, तो ये एक कहते हैं डिप्लोमेसी का टेस्ट है। मैं बिल्कुल एक चीज कहूंगा कि सब कह रहे हैं कि भारत चुप है। भारत ने जो हमारे एक वो निकाला है बेसिकली प्रेस रिलीज, उसमें बोला है कि टेरिटोरियल और इंटीग्रिटी सोवरेनिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इशारा था कि जो हमला हुआ है ईरान पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। आई थिंक ये बड़ा ठीक है सर। पर हाँ, ये आपने ठीक कहा कि दोनों मित्र देश हैं हमारे, तो एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप तो भारत के लिए है। जहां तक डायस्पोरा का सवाल है और क्यों ईरान पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है, बहरीन से हमारे साथ बृजभूषण किशोर जी जुड़े हुए हैं। बृजभूषण जी, पहले तो बताएं, भारतीय डायस्पोरा जो है वहां पर क्या वो सुरक्षित है या कोई चिंताएं हैं? नमस्ते। श्री रजत शर्मा जी के चैनल, राष्ट्रवादी चैनल पे भाग लेने का अवसर मेरे लिए सौभाग्य है। सौरभ जी, आपको और उपस्थित सारे पैनलिस्ट को सादर नमस्कार, प्रणाम। बहरीन में लाइव हम कल 12:30 बजे दिन से ही देख रहे हैं मिसाइल्स को आना, ड्रोन्स को आना, और लगभग 100% ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं। जमीन पे डेब्रिज गिर रहे हैं, धुआं उठ रही है, जो है अलर्ट आ रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, गहमा गहमी हलचल का माहौल है। लेकिन ये सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, हर नागरिक, एक्सपेक्ट हो या फिर लोकल्स, किसी के अंदर भय का वातावरण नहीं। यहाँ के राज्य तंत्र, सरकार और हमारा एम्बेसी इतने माइक्रो लेवल पे नागरिक को, इतने माइक्रो लेवल पे प्रिवेंटिव मेजर्स और हर एक के साथ रीच और उनके सुविधा का, साधन का, शेल्टर्स का, ये सब का व्यवस्था किए है, जो सचमुच अद्भुत है, अद्भुत है। और हम सब ऐसा महसूस होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से यूएस नेवी बेस जहां मैं रहता हूँ, जुफैर एरिया में मेरा आवास है, बहुत करीब है उसी इलाके में, वहां ही टारगेट रहा है इनिशियल। उसको लोग स्वयं के निर्णय से खाली कर दिए हैं। और मैं भी यहाँ, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, समस्त परिवार मिलन 500 भारतीय परिवारों को मिलाकर एक महापरिवार है हमारा, हर एक प्रांत, हर एक भाषा के। हमारे सारे मेंबर सुरक्षित जगह पे हैं। हम लोग भी एक फार्म हाउस में कुछ 15 परिवार एक साथ। बहुत अच्छी बात है बृजभूषण जी, आपने कहा कि सब सुरक्षित भी हैं, और आपको वहां एम्बेसी की तरफ से भी जो है तमाम मदद जो है मिल रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पूर्णिमा जी, ट्रंप साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत करना चाहती है, और मैं भी बात करने के लिए तैयार हूं, हालांकि उनको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको लगता है एक तरफ जंग चल रही है, बम बरस रहे हैं, इसके बीच में कोई एक्चुअली कोई बातचीत होगी? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो नौटंकी जो मुझे लगता है अमेरिकन पॉलिटिकल इलीट की, ये बातचीत की जब बात करते हैं ना, मैं उसको बातचीत नहीं मानती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि यह हमेशा बातचीत और टॉक के बारे में बात करते हैं। एक तरफा आपने यूएसएस इब्राहिम भेजा है, एक तरफा आपने सेकेंडरी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया जेरल्ड फोर्ड को, उसके बाद ईरान को घेराव कर दिया आपने, सारे बेसेस को एक्टिवेट कर दिए और ट्रूप्स डाल दिए वहां पे। फिर बोल रहे टॉक हो रहा है। टॉक हो रहा था, आप लिटरली क्लोजर थे एक डील की, एक समझौता की, लेकिन उससे पहले आपने स्ट्राइक कर दिया। तो आपकी एजेंडा पहले से ही था और सडन थोड़ी हुआ, ये तो प्लान्ड अटैक था मेरे ख्याल से। और जो रात के बीच में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बयान आ रहा था, मेरे ख्याल से वो इट वाज प्री रिकॉर्डेड।
It was not at that time recorded. So it was all done प्लानिंग करके उन्होंने अटैक करवाया. सो अनफॉर्चुनेटली ये जो बात करते हैं ना कि नया लीडरशिप के साथ बात करेंगे, आपको लगता है ये अगर वही IRGC के लोग हैं, आपको लगता है वही खमेनी के लोग हैं, वो बातचीत में सफल हो पाएंगे? पूर्णिमा जी, अगर लेकिन उनका दावा अगर ट्रंप साहब का सही है, अगर 2 दिन के हमलों के बाद ईरान ने एक्चुअली ये पेशकश की है बातचीत करने की, तो हो सकता है कि वो कुछ नरम पड़े हो सकता है कि वो अमेरिका इजराइल की कुछ शर्तें मानने पर भी राजी हो जाएं। अमेरिका आज तक जो बात किया था, उनका ईरान का एक ही तो ऑप्शन उन्होंने उनसे मांगा है, हमारी सैंक्शंस निकालो. बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस टुडे ईरान की ये हालत हुई. अगर सैंक्शंस नहीं लगता ईरान के ऊपर, ईरान डेवलप्ड हो सकता था. उनके ऊपर 12,700 सैंक्शंस लगाया गया है और अभी भी 9,000 के ऊपर एक्टिव सैंक्शंस लगे हुए हैं. तो आप मुझे बताइए, इतने सारे सैंक्शंस अगर इंडिया के ऊपर लगता है, इंडिया ईरान के जैसा रिटालिएट कर पाता? लेकिन मैम, लेकिन वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए भी तो तैयार नहीं है ना. 70% एनरिचमेंट यूरेनियम की क्यों किए हुई है उन्होंने? अगर वो लोग कहें कि वो एग्जिस्टेंशियल खतरा है, तो उनका भी तो राइट टू डिफेंड है ना. आपके एक सॉवरेंटी है, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, आपका राइट टू डिफेंड है या नहीं है? आपने भी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई और कंट्री बनाए ना बनाए? आप पिछले 40-50 साल से एक नैरेटिव चलाया गया, वो ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है. ये भी तो हमें बात करना चाहिए. आप मोदी जी को भी तो बोलते हैं वो डिक्टेटर है. मोदी जी का वीजा यहाँ पे रुकवा दिया थे, यहाँ पे रुकवा दिए थे ना. प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले PM मोदी की यहाँ पे वीसा रुकवा दिए थे ना. कौन किया था? हमारे USCIRF की जो एजेंट्स थे वो काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट. उन्होंने लिटरली जो क्रिश्चियन ग्रुप्स है, मुस्लिम ग्रुप्स है, उनके साथ काम करके गुजरात की गोधरा के एजेंडा उठा के मोदी जी के ऊपर आरोप लगा के उनके वीसा यहाँ पे बंद करवा दिया था. तो मेरा क्वेश्चन आपको है, जैसे आपका सॉवरेंटी है, ईरान का भी तो सॉवरेंटी है, आप हेट करें उनको, आप बोलिए कि एक्चुअली अब ये क्या अब ये मेरे और आपके बहस करने से तो मुद्दा नहीं सुलझेगा. हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या लड़ाई के बीच बातचीत की कोई जो पेशकश की बता रहे हैं ट्रंप साहब, वो कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अभी जो कैबिनेट कमेटी की बात थी 10-20 के करीब हो रहे हैं. देवेंद्र, कोई खबर मीटिंग शुरू होने की? कुछ तो पहुंच गए हैं कुछ मंत्री, लेकिन अंदर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली बैठक शुरू हो गई या नहीं, क्योंकि कुछ मंत्रियों के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 5 से 7 मिनट के अंदर कंफर्मेशन आ जाएगा कि बैठक शुरू हो गई है. तकरीबन 10 बजे का समय दिया गया था और उसी के आसपास मंत्री पहुँच गए हैं वहाँ पर, तो समझा जा सकता है कि बैठक लगभग शुरू हो गई होगी, लेकिन औपचारिक तौर पर उस इन्फॉर्मेशन का इंतजार है अभी. सर ठीक है, प्रोफेसर त्रिपाठी, आप कैसे देखते हैं ट्रंप के इस दावे को कि ईरान अब बात करना चाहता है? ये तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मजाक है और ये ट्रंप जाने भी जाते हैं. अभी पूर्णिमा जी सही कह रही थी कि जब टेंशन इतना हाई लेवल पर है और उनका टॉप लीडरशिप मारा जाता है, और ये लोग कौन है? ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के उत्तराधिकारी अभी उस पोजीशन पर बन रहे. IRGC पूरी वो लाइन ऑफ जो लीडरशिप वही सेम. तो जी, कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई होता है तो वो फिर बातचीत का एक, जैसे हमने भी अपने सिंदूर ऑपरेशन में भी देखा था कि वो, तो मुझे लगता है कोई सीरियस इस समय लेता होगा, क्योंकि इस समय सीरियस लेने का कोई औचित्य भी मुझे लगता है कि नहीं है. क्योंकि आप देखिए कि खमेनी को मार दिया गया. आप समझिए, उस नेता को मारा गया जिसने 40 साल से ईरान की बागडोर को संभाला, और ईरान एक स्टेबल ईरान पूरे वेस्ट एशिया के लिए सही था. मैं भारत के लिए भी सही मानता हूं कि ये ईरान वो नहीं, पाकिस्तान तो कभी हो ही नहीं सकता था, और भारत के हित है इसमें. आप समझिए कि इसके बाद होगा क्या, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. रजा पहलवी भी आते हैं, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ. रजा पहलवी यहाँ पर आते हैं, या अमेरिका का कोई ऐसा व्यक्ति वहां बैठता है, ये भी मान लेते कि रिजिम चेंज हो गया, अमेरिका ने किसी व्यक्ति को बैठा दिया, तो क्या भारत के हित वैसे रहेंगे जैसे पहले थे? नहीं रहेंगे.
तो मुझे लगता है ये भारत को भी देखना पड़ेगा कि ये जो ईरान है ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसकी कि भारत के हित के लिए डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मैंने बात अभी हम बता रहे थे एक डायस्पोरा की और दूसरा हम अपनी ऑयल की बता ठीक है रहे सर, थे। अब ये जो आपने कहा बाकी अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आगे जाके क्या होगा, अभी तो 2 रोज हुए हैं जंग के, लेकिन एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार है, ईरान बात करना चाहता है, लेकिन ईरान पर उनके हमले नहीं रुक रहे। अमेरिका के ईरान पर हमले का अब एक सबसे नया वीडियो और देख लीजिए आप। कुछ देर पहले तेहरान के मेन सेंटर्स पर अमेरिका ने अटैक किया है। जिस तरह धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना भीषण हुआ होगा। ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं वहां से। तेहरान पर लगातार आग बरस रही है आसमान से, कल से लगातार। और नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि हम 40 साल से इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि यह दिन कभी आएगा कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे, और उन्होंने कहा कि अभी यह हमला हमारा लगातार जारी रहेगा। हजारों टारगेट्स हैं हमारे निशाने पर। ईरान पर चौतरफा हमला हो रहा है। अमेरिका की वॉरशिप भी ईरान पर हमला कर रही है। इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वहां से उसके जहाज जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं, और उसके जंगी बेड़े में शामिल और जहाजों पर से मिसाइलें जो हैं वो कहर बरपा रही हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। यूएस वॉरशिप से हुआ यह हमला, इसको आप देख लीजिए। तो एक तरफ बातचीत की बात, और साथ साथ पूरी तरीके से शिकंजा भी कसता जा रहा है ईरान के ऊपर अमेरिका और इजरायल के हमलों के द्वारा। आपका क्या कहना है इस पर जनरल साहब? अभी ये बातचीत की बातें ये केवल आई वॉश है, केवल मतलब एक दिखावा है, या वाकई ईरान में आयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद कोई नरमी आई है, कोई डील करना चाहते हो अमेरिका और इजरायल के साथ? देखो सौरभ, जब अभी ईरान से ये मिल रहे हैं अभी कुछ न सिग्नेचर्स कि भाई वो बातचीत करना चाहते हैं, तो वाकई बातचीत होनी चाहिए। और डिप्लोमेसी लड़ाई के दौरान भी चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी डिप्लोमेसी चली, इंडो पाक वॉर भी होता तब भी डिप्लोमेसी कभी नहीं रुकती। मैं ये कहूँगा 3-4 चीजें हैं कि किस वजह से ईरान हो सकता है नरम पड़ जाए, क्योंकि ईरान को भी लगने लगा है कि उसके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है। एक उसके पास एयर पावर नहीं है, और एक उसका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, और उसके साथ अभी कोई खड़ा नहीं है। जो चीन और रूस हैं वो बातचीत तो करेंगे, जो हेल्प देनी थी उन्होंने दे दी, उसको ड्रोन दे दिए, उसको मिसाइल दे दी, उसको इंटेलिजेंस दे दिया, मगर अब खुल के कोई उसके साथ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है ईरान को लग रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान को डिसएडवांटेज है। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो लिमिटेड हैं, 2 से 2,500 हजार, वो कितने दिन लड़ेगा। दूसरा, अब उसने क्यों अटैक किया है मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में 2 बातें हैं। एक तो उसने अमेरिका के जो इंटरेस्ट थे उसको हिट किया, दूसरा वो चाहता है कि किसी तरीके से ये इसका दायरा बढ़े, ये रीजनल वार हो, और ये कंट्री प्रेशराइज करें अमेरिका को, ये लड़ाई रोके। ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि भी उनको पनिश किया जाए वो देश जो कि अमेरिका ने जीता। मुझे लगता है शांति को चांस मिलना चाहिए, डिप्लोमेसी को चांस। अगर वो वाकई आप जब वो डिप्लोमेसी चाहते हैं तो करें, अगर फेल होती तो वो अलग बात है, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि लड़ाई रुकेगी या आप जो जिस प्रकार से दोनों हमला कर रहे हैं वो रुकेंगे। मैं 2 बातें और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। इस बार क्या बदला है? इस बार जो इजराइल है उसने हमसे सीखा। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अपनाया। आज इजराइल ने भी कुछ ऐसे किया है। उसके पास जो आयरन डोम है, आयरन बीम है, एरो सिस्टम है, और डेविड स्लिंग है, और उसके साथ साथ पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। तो जो ईरान अभी हमले कर रहा है इजराइल में वो बहुत ही कम सक्सेसफुल हुए बिनस्बत पिछली बार के। कहां पर ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट में। क्यों? मिडिल ईस्ट के अंदर मल्टी टियर डिफेंस नहीं है। वो थर्ड लगाया है, वो पेट्रोल सिस्टम थर्ड है, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और जो आपका एक प्रकार से पेट्रोल मिसाइल सिस्टम है, उनको वो एक जा पा रहे हैं, उनको वो पास थ्रू कर। मैं एक चीज और ये कहूंगा कि ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई में रिजीम चेंज नहीं हो सकता। अमेरिका को भी मालूम है जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, अमेरिका कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस बमबारी का? इस बमबारी का एक ही है कि ईरान को सबमिट करना, ईरान तैयार हो जाए बातचीत करने के लिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने से वो बाज आ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है।
इस बात में किसी को नहीं। आईएए ने भी ये कर दिया है, ये 60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम है, 2 20 के अंदर ये 90% से ज्यादा बना के ये हथियार बना सकता है। तो सबसे पहला काम उसका यही है कि भाई न्यूक्लियर वेपन ना बनाए ईरान, और वो एक प्रकार से डील हो। लेकिन